पिछले कुछ महीनों में हमें बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आ सकती है। समाचार पत्रों में ये समाचार एक बड़ी हेडलाइन बन रहा है कि विश्व एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की चपेट में आ सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों की छटनी करना, अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना भी इस बात को पुख्ता करता है। फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनी ने भी हजारों नॉन परफॉर्म करने वाले कर्मचारियों की एक सूची बनाई है और जिसकी संख्या हजारों में है। यानी कि एक सवाल उठता है कि कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को छटनी कर रही हैं, क्या ये आर्थिक मंदी का एक संकेत है? जी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। ये आर्थिक मंदी का एक बाय प्रोडक्ट है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि आर्थिक मंदी होती क्या है और इसके बाद हमें जानना होगा कि आर्थिक मंदी आती किन कारणों से है, और तब हम जानेंगे कि कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, ये आर्थिक मंदी का एक बाय प्रोडक्ट कैसे है। आज की वीडियो में आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये जो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी आप वीडियो को देखते हुए समझ जाएंगे कि ये वर्ड कितना ज्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आयुष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अपनी न्यूज़पेपर के साथ एक यात्रा को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या कहती है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उनके द्वारा जो ग्रोथ फोरकास्ट किया गया था उसको डाउनवर्ड कट कर दिया गया है। यानी कि देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ रहेगी वो 7.2% से रहेगी अगर हम फाइनेंशियल 2023 की बात करें, लेकिन उसको कम करके उन्होंने 7% कर दिया है। इसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा था, इसका जो हमने एक सोचा था कि ग्रोथ होगा वो लगभग 16% के आसपास होगा, लेकिन ये रहा कितना? ये 13% के आसपास रहा है। यानी कि 16 सोचा था, 13 रहा है, कम रहा है। तो जो हम पहले 7.2 सोच रहे थे वो भी कम रहेगा, 2% रहेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाउनवर्ड रिवीजन किया है जो फाइनेंशियल ईयर 23 की रियल ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें, और उन्होंने ये 7.2% से 7% कर दिया है। राइट, ये तो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात। विश्व के लेवल पर भी इंडिया की अगर ग्रोथ की बात करें तो उससे भी देखिए रिवीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, और रिवीजन भी हमें कैसे डाउनवर्ड देखने को मिल रहे हैं, समझ जाएंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कट कर दिया है इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट जो कि 6.5% कर दिया है। ऐसा उन्होंने कैसे किया है? उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि जो ग्लोबल रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ेगा और इसकी वजह से भारत का जो एक ग्रोथ रहने वाला था वो उन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दो बड़ी संस्थाएं, भारत के मामले में हमारा जो है सेंट्रल बैंक, और अगर विश्व के मामले में देखें तो वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने ही भारत के यहाँ पे बोला है कि फोरकास्ट आपका स्लो रहेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये एक्सेप्ट तो नहीं किया गया कि हाँ, आर्थिक मंदी अगर विश्व में आ रही है तो भारत पे उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, बट चंद चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि सरकार भी थोड़ी सी तो इस चीज को लेके आशंकित है। जैसे यहाँ पे देखिए कि जो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिलीज करने का जो अपना एक डिसीजन था उसको क्या पोस्टपोन कर दिया है। देखिए, हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी थी वो लेटेस्ट वाली थी 2015 और 20 के 5 सालों के लिए वो बेसिकली थी। 20 वाली फॉरेन पॉलिसी हमारी 20 में खत्म हो चुकी है क्योंकि 2015 से 20 का टाइम फ्रेम था उसका। 20 के बाद हम नहीं ला पाए न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्योंकि कोविड आ गया। अब हमने इसको लाने के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हो रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया। यानी कि सरकार की तरफ से भी इस चीज को एक मान्यता मिलती है कि चीजें थोड़ी सी अनसर्टेन तो है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड बैंक की ओर से जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने भारत की जीडीपी का अनुमान क्या कर दिया है, 1% कम कर दिया है। जीडीपी के अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% उन्होंने जो है कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको न्यूज में दिखाया था। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में क्या है, महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, जिसका असर भारत में साफ देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, हमने काफी टाइम पहले ही पढ़ा था कि भारत के अंदर जो सीपीआई है वो भी ज्यादा है और जो डब्ल्यूपीआई है वो भी ज्यादा है। और हमने एक वीडियो में कवर किया था कि सीपीआई तो सिंगल डिजिट में है, डब्ल्यूपीआई डबल डिजिट में चल रहा है। हालांकि अभी महंगाई को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट जो है देखने को मिलता है सिनेरियो, लेकिन अगेन महंगाई ज्यादा है और ये पूरे विश्व में ही ज्यादा है और ये भारत में भी ज्यादा है, जो आपको रोजमर्रा की चीजों में दिख रहा होगा। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, टिफिन महंगे हो गए हैं, जो फूड टिफिन मिलते थे, ठीक है, मिल्क महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस जो है ऑलरेडी काफी हाई हैं। तो महंगाई तो साफ तौर पे दिखने को मिल रही है।
ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इसी वजह से अनुमान को क्या है, कम किया गया है। आरबीआई कह रहा है कि भारत की जीडीपी का अनुमान जो है उसको हम 7.2% से घटाकर 7% कर रहे हैं, जबकि अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो भारत का जो ग्रोथ रहा था वो 8.7% हमें देखने को मिला था। तो 8.7 से तो हम ऑलरेडी 7.2 कह रहे थे, वो भी कम करके हमने कितना 7% कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है वो पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था कि अगर आप बेसिकली जो कैपिटल इक्विपमेंट कंपनीज हैं उनकी ओर देखें, मनी डिप्लॉय वाले ग्राउंड पे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो भारत है उसमें ये शायद पॉजिटिव देखने को मिले। तो भारत में क्या है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, बाद में बात करेंगे, है ना, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है तो ये हिट कर रहा है टेक्सटाइल डिमांड को। यहाँ हमने क्या कहा कि चीजें शायद भारत के लिए पॉजिटिव हो जाए, राइट, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टेक्सटाइल डिमांड को हिट कर रहा है। कॉटन के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं, और सॉरी कॉटन के प्राइसेस गिर गए हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन मतलब मंदी, मंदी मतलब रेट गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। तो कॉटन अपने एक साल के सबसे स्लो पे है, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली है। तो ये जब एक ऐसा टाइम था जहाँ पे पिछले साल के कंपेयर में हमें अच्छी फसल देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो कॉटन का आउटपुट था वो रिबाउंड होने की उम्मीद थी पिछले साल के कंपेयर में, क्योंकि पिछले साल का जो अनसीजनल रेन हुई थी उसने अफेक्ट किया था फसल को। तो इस साल हम देखिए 341 लाख बेल्स जो है कॉटन, यानी कि करीब 170 किलोग्राम की उम्मीद कर रहे थे, जबकि पिछले साल ये क्या है 312 लाख था। तो एक तो हमारी कॉटन की फसल अच्छी हो गई, दूसरा क्या है कि मंदी आ गई, तो प्राइस क्या है, गिर गए हैं, और प्राइस गिरना एक लिमिट के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ लाइकली टू डिक्लाइन टू 5.7% इन 2022 फ्रॉम 8.2% और अ ईयर एगो। और ये किसने कहा है, अंगटाड ने कहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारा 8.2% के लगभग जो है ग्रोथ रहा था लास्ट ईयर में। अंगटाड की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ये ग्रोथ गिर जाएगी, वो तो 5.7% कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में वो बहुत हैम्पर हो रही है, जो हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट है और जो वीकर पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से। तो इसका मतलब देखिए हर रिपोर्ट अलग अलग रीजंस को साइट कर रही है, लेकिन एक चीज को तो बोल रही है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन विश्व में देखने को मिल रहा है। और भारत के कंटेक्स्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो भारत के लिए देखिए 3 रिपोर्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर सकी हूँ। वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अंगटाड, राइट। फिर यहाँ पे देखिए स्लो रिकवरी ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड स्लो डाउन इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जो हमारे यहाँ लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनकी देखिए स्लो रिकवरी हो रही है, तो इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में के शेप रिकवरी के बारे में पढ़ाया था। कुछ लोग तो हैं जो रिकवरी कर रहे हैं, बट बाकी लोग अभी रिसेशन में। ये कौन लोग होते हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, छोटे एमएसएमईज होते हैं। अगर इनकी इनकम को आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो लोकल लेवल पर जो है मार्केट एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे त्योहार के बारे में मैंने बताया था, पैसा है तो खरीदारी होगी, पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदारी होगी। तो अगर इस लेवल को आप ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो एक वी शेप रिकवरी की जो हमें डिमांड है हमारे पास वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वही ये यहाँ पर जो है बताया गया है, राइट। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अंगटाड की रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए 2021 की बात करें तो G20 के जितने भी 20 देश हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत वृद्धि भारत में देखने को मिली थी, जो कि 8.2% थी। रिपोर्ट कहती है कि चालू खाता जो अधिशेष था वो घाटे में बदल गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो हिस्टोरिक हाई को पार कर गया है। तो एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो रहे थे, इम्पोर्ट हम कम कर रहे थे, तो उसकी वजह से एक चालू खाता अधिशेष कुछ समय के लिए भारत को देखने को मिला था। बट अगेन वो क्या है, घाटे में बदल गया है। रीज़न क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं और जीवाश्म ईंधन के ऊपर हमारी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा क्या है, फॉरेन करेंसी में पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है और हम क्या जितना सामान बेच नहीं पा रहे उतना हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल काफ़ी खरीदते हैं। तो चालू खाता जो घाटा है वो हमारे यहाँ फिर से देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी इकोनॉमी को उतना बूस्ट देता हुआ नहीं दिखता जितना देना चाहिए, राइट। देखिए अब सरकार की जैसे उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं,
वो कॉरपोरेट निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर तो रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी एक निर्भरता है उसकी वजह से बढ़ती आयात लागत है, ये व्यापार अंतर को बढ़ा रही है। ऐसा अंकटाड ने कहा। अंकटाड ने ये कहा, सरकार देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके माध्यम से कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, राइट, लेकिन फिर भी हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितना हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन पे हम निर्भर हैं और इसके प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो देखिए यूक्रेन पर क्योंकि रूस का आक्रमण हो गया है और कई और घटनाओं की वजह से जो तेल बाजार है, ऑयल मार्केट है, उस पर दबाव को जो है बढ़ा दिया है। और जब ऑयल मार्केट पे दबाव आता है, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, तो इंडिया उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट होता है। रीजन आपको पता ही है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अंकटाड क्या कह रहा है। देखिए रूस से तेल आयात पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा भी अमेरिका और यूरोप ने रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूसी तेल शिपमेंट के लिए क्योंकि शिपिंग बीमा जो होता था उस पर प्रतिबंध शामिल है। तो इस सब चीजों की वजह से क्या है, जो क्रूड ऑयल की मार्केट है उसमें एक उथल पुथल देखने को मिल रही है ना। सेंटिमेंट्स जो है मार्केट के वो नेगेटिव है, तो इसकी वजह से प्राइस क्या है, ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। तो बढ़ती हुई जो कॉमोडिटी की कीमतें हैं, जैसे अगर तेल की कीमतों की 21-22 में बात करें, तो विकासशील देशों के साथ साथ तो दिक्कत है ही, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पे भी इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए अगर तेल महंगा हो जाएगा, अगर गैस महंगी हो जाएगी, तो ना तो आपके वाहन अच्छे से चलेंगे, आपका लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, सामान को इधर से उधर पहुंचाना, जो आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो आपको क्या है, एक महंगाई देखने को मिलेगी। जैसे टमाटर की बात करें, अगर तेल सस्ता था तो हो सकता है आपको 50 रुपए के मिलने शुरू हो जाए। तेल अगर महंगा हो जाए और किसान के खेत से मार्केट तक टमाटर को ले जाने का खर्चा आपका बढ़ गया है, तो इसकी वजह से क्या है, टमाटर भी महंगे हो जाएंगे। तो इन तेल का इस तरीके से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए अब धीरे धीरे क्या है, रुपया वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक तो इम्पोर्ट पे धीरे धीरे निर्भर ज्यादा है ही, धीरे धीरे हमारा क्या, चालू घाटा भी बढ़ रहा है, ठीक है, चालू खाता घाटा। तो इसकी वजह से जो इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल है, जो कमोडिटीज हैं वो एक्सपेंसिव हो रही है, और एक फ्यूल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में देखने को मिल रही है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए, द इकोनॉमी इज लूजिंग मोमेंटम और इंडिया विल नीड टू एडजस्ट टू स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड। और यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, यूनाइटेड किंगडम की भी देखिए बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम में जो लेबर मार्केट है वो स्लो डाउन हो रहा है, इसलिए रिसेशन की कंसर्न जो है दिखाई देती है, ऐसा सर्वे कह रहा है। रिसेशन, ठीक है, मंदी की स्थिति आ जाना, ठीक है। तो रिसेशन अर्थव्यवस्था के लिए एक खराब स्थिति मानी जाती है, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, है ना। इसका कोई पता नहीं होता ये कितने लंबे टाइम तक रह जाए और बेसिकली कितना गहरा हो जाए कि जिससे उबरना क्या है, मुश्किल हो जाए। तो हमने इतनी सारी न्यूज़ देखी, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्थिक मंदी क्या होती है, जिसको लेकर इतने समाचार पत्रों में इतने सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो देखिए आर्थिक मंदी का मतलब क्या है, एक लाइन में पहले समझते हैं। जब किसी देश की जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है, या आप कह सकते हैं जो उस देश का एक ग्रोथ रेट है उसकी जीडीपी का, वो नेगेटिव में चला जाए। पॉजिटिव मतलब पहले 4 था, 5 है, 6 है, 7 है, राइट, लेकिन नेगेटिव में चले जाए, 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हो गया, 5.5 हो गया, तो ये क्या है, नीचे जा रहा है। तो जब आपके यहाँ ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में जाने लगे, तो कहा जाता है आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के अंदर जो है प्रोडक्शन में कमी आ गई है। देखिए जीडीपी मतलब क्या है, जितनी भी आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रही है उसका इकट्ठा करके जो है पूरा प्राइस निकालते हैं, वो आपकी जीडीपी है एकदम मोटे तौर पर। लेकिन वो प्रोडक्शन में ही कमी आने लगी, तो बेसिकली क्या है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आएगी तो आपके रिटेल जो मार्केट है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलने लगेगा। रिटेल में स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो बहुत सारे लोग जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी इनकम पे असर देखने को मिलेगा। जब लोगों की इनकम पे असर देखने को मिलेगा तो लोग क्या है, खर्चा करना कम कर देंगे, और जब लोग खर्चा करना कम कर देते हैं तो मार्केट की एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी। तो मार्केट की एक्टिविटी स्लो होने पे कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, राइट। इसको अगेन एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि सारे हमने जितनी भी रिपोर्ट देखी, ठीक है, उनमें क्या कहा गया कि भाई भारत में महंगाई है, विश्व में महंगाई है, महंगाई का कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, सप्लाई चेन्स में जो डिस्ट्रप्शंस आए थे वो है,
क्रूड ऑयल जो महंगा हो रहा है, तो फ्यूल से जनित जो महंगाई है ये है। इन सारी चीज़ों की वजह से महंगाई आ रही है, चाहे वो विश्व की बात करें या फिर वो हम अमेरिका या भारत के कंटेक्स्ट में बात करें। जब महंगाई बढ़ती है तो जो पहले सामान आप 10 रुपए में खरीद पा रहे थे वो आज आपको 50 रुपए में मिल रहा है। दूध पहले आपको जो है 21-22 रुपए में मिल जाता था, आज आप 27 रुपए में खरीद रहे हैं। तो लेकिन क्या है, ये तो महंगाई बढ़ी, क्या कंपनीज ने आपकी सैलरी बढ़ाई? नहीं। तो आपकी इनकम तो उतनी ही रही, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। आपको फूड के लिए, फ्यूल के लिए, हर चीज के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी जरूरतों को कम कर लेते हैं कि हम इतना खर्चा ही नहीं करेंगे, हमें पैसे बचाने हैं। और उनको ये लगता है आगे भी क्योंकि महंगाई आएगी तो हमें पैसे बचाने की जरूरत है, राइट। जब लोग सेविंग मोड में चले जाते हैं, खर्चा कम करने लगते हैं, तो बाजार से चीजें बिकनी कम हो जाती हैं। जब बाजार से चीजें बिकनी कम हो जाती है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। मार्केट में पैसा कम होना, लिक्विडिटी कम होने का मतलब है जो फैक्ट्रीज है, जो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके पास मोटिवेशन नहीं रहता सामान बनाने का, क्योंकि सामान बिक ही नहीं रहा है। पिछला जो माल बनाया था वही नहीं पूरा बिका। तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन कम करने लगती है। जब कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाती है तो कंपनी का धीरे धीरे प्रॉफिट कम हो जाता है। जब कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाए तो कंपनी की इनकम पर फर्क पड़ता है। कंपनी की इनकम पे फर्क पड़ने की वजह से कंपनी क्या करती है, अब आ जाइए मेरे इंट्रोडक्शन पे, कर्मचारियों की छटनी करने लगती है। जो कर्मचारी कम काम कर रहे थे या जिनकी कंपनी को ज्यादा जरूरत नहीं है या जो अपने आप को उतना स्किल्ड नहीं कर पाए हैं, व्हाटएवर विल बी द रीजन, उनको निकालने लगती है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, आर्थिक मंदी का संकेत नहीं है छटनी करना, आर्थिक मंदी का बाय प्रोडक्ट है। आर्थिक मंदी आ चुकी है, इसलिए कर्मचारी जो है हटाए जा रहे हैं। अब देखिए, पहले से लोगों की इनकम कम थी, कुछ कर्मचारियों को आपने जॉब से भी निकाल दिया। ऐसा हर कंपनी अगर करने लगे तो अच्छे खासे लेवल पर बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी आ गई, लोगों की जेबों में पैसा और कम हो गया। पैसा कम हो गया, इसकी वजह से मार्केट एक्टिविटीज कम हो गई। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो आर्थिक मंदी आने का कोई समय नहीं है, ये कभी भी आ सकती है और कुछ पता नहीं है कब खत्म हो सकती है। जैसे WTO ने प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है उसकी ग्रोथ जो है 2023 में कम होगी। स्लो रिकवरी ऑफ लो इनकम हाउसहोल्ड शोड डाउन इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी, ये कोटेक की एक रिपोर्ट आई है। लोगों की इनकम कम हो रही है, ट्रेड कम हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। WTO के द्वारा ये 6 अक्टूबर को एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है 2015 से 23 का, वो ऐसे था, ऐसे डिप हुआ, वी रिकवरी शेप में आया। ये हमने चाहा उम्मीद थी, लेकिन ऐसे ये जाएगा, राइट। इस ग्राफ की मदद से WTO ने जो है बताया है कि किस तरह ट्रेड का वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। तो आर्थिक मंदी क्या होती है, इकोनॉमी नेगेटिव की ओर बढ़ने लगती है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है GDP कम हो रही है, रिटेल सेल में कम हो रही है, नई जॉब नहीं पैदा हो रही, एक टेन्योर में इनकम और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें कमी आ रही है। ये आर्थिक मंदी के संकेत हैं। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट मतलब कि प्रोडक्शन में लंबे समय तक जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मंदी के पैरामीटर क्या है, आसान सा पैरामीटर है, अगर लगातार 2 तिमाही में GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है तो उसे मंदी माना जाता है। लगातार 2 तिमाही में अगर GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रही तो वो मंदी है। द गार्जियन की रिपोर्ट ये कहती है 2 लगातार क्वार्टर में GDP के आंकड़े अगर 0 से नीचे रहते हैं, नेगेटिव में चले गए, तो टेक्निकल तौर पर उसको मंदी में रखा जाता है। और बात करें तो इस साल भी अमेरिका की GDP के आंकड़े 0 से रहे थे, तो टेक्निकली देखा जाए अमेरिका में आर्थिक मंदी है। बट क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से या उनके फेडरल बैंक की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आंकड़ों की माने तो आर्थिक मंदी आ चुकी है। अब मंदी आने के कारण क्या क्या होता है, देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। यदि अचानक से इकोनॉमी को झटका लग जाए, जैसे 1970 के दौरान जो ओपेक था, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का बेसिकली क्या है, एक समूह है, उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए जो है US को क्रूड ऑयल की सप्लाई करनी कम कर दी थी। तो जब क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होगी तो ऑयल बहुत महंगा हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर हुई थी, उसकी वजह से एक आर्थिक मंदी आ गई थी। दूसरा देखिए, 2021 में कोरोना वायरस का प्रकोप आया, दुनिया भर की इकोनॉमी ठप हो गई, तो देखिए आर्थिक मंदी आ गई थी। इस वाले ग्राफ से जो है चीजें आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए कोविड आया है ना, तो कैसे डिप हुई हैं चीजें, तो ये क्या है, ये मंदी है, नेगेटिव में जो है चीजें चली गई हैं, राइट।
तो एक तो ये कारण, और दूसरा क्या हुआ, जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाता, उस पर कर्जा ज्यादा हो जाए तो आ जाता है। जैसे जो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए तो उसका जो आर्थिक सिस्टम है, उसकी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। श्रीलंका वाले केस में आप देख सकते हैं, श्रीलंका का उदाहरण, उस पर इतना कर्जा हो गया कि बाद में तेल और बिजली के लिए भी जो है पैसा नहीं बचा। इसी तरह पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे जो फ्लड आई हुई है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वहां की सारी एक्टिविटीज ठप हो गई है, वहां भी मंदी का असर देखने को मिल रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी कर्जे में डूब जाए तो भी उसका जो है दुनिया पे असर देखने को मिलता है। जैसे चीन की हाउसिंग कंपनी अवग्रादे पे कर्जा इतना बढ़ गया था कि पूरी कंपनी, उसके शेयर क्या है, क्रैश हो गए थे। इसकी वजह से दुनिया के तमाम शेयर मार्केट्स पर हमें असर देखने को मिला था। और शेयर मार्केट जब नीचे गिरता है तो ये एक संकेत माना जाता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है। इसके अलावा महंगाई, जो मैंने आपको पूरा सुना दिया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से क्या हुआ, क्रूड ऑयल समेत बहुत सारी चीजें, गेहूं, दूध, बाकी चीजें क्या है, महंगाई पे पहुंच गई, जिसकी वजह से महंगाई मल्टी ईयर हाई पर पहुंच गई थी। तो पूरी दुनिया इस टाइम महंगाई के बोझ से दबी हुई है, जिससे की वजह से यूरोपीय देश, ब्रिटेन, अमेरिका और यहाँ तक भारत ने भी क्या किया है, ब्याज दरों में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। ब्याज दरों में इजाफा करने का मतलब है, एक तो पहले से ही महंगाई थी, अब पैसा प्राप्त करना भी महंगा हो गया है, ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना पैसा, तो इसकी वजह से क्या है कि और महंगाई आएगी और आपको जो है यहाँ पे धीरे धीरे मुसीबत देखने को मिलेगी। राइट, तो आपको इतनी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गई, आर्थिक मंदी होती क्या है, उसके कारण क्या है, उसके संकेत क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या है। एक पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, लगातार ये समाचारों में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।